नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी पॉलिटी क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने आर्टिकल 15 तक पढ़ लिया था। उससे आगे हम इस क्लास में बात करेंगे। क्लास को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अनअकैडमी आपके लिए कुछ बेहतरीन ऑफर लेकर के आया है। अगर आप क्लास परचेज करना चाहते हैं या इसके अलावा आपको बुक्स लेना है, टेस्ट सीरीज लेना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ आपके लिए स्लाइड्स हैं। आप यहाँ जा करके उसको परचेज कर सकते हैं, यानी कॉम्बो ऑफर है। यहाँ पर देख सकते हैं, अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन टू क्रैक यूपीएससी सीएससी। 1 ईयर का प्लान लेंगे तो आपको 55,000 रुपये मिल रहा है। 2 ईयर का प्लान आपका है 79,000 में, और अगर आप 3 ईयर का प्लान लेते हैं तो 96,000 मिल रहा है। ठीक है, बढ़िया ऑफर है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएससी 2021, 2022, 2023 स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहा है? 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यदि आपको सीरियसली तैयारी करना है तो आप जाकर के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे बहुत सारे और चीज़ें हैं जो अनअकैडमी स्टार्ट कर रहा है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर 2022 यानी कि 2022 के लिए बहुत सारे कोर्सेज इनके स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों माध्यम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा पूरा एक प्लान है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर स्लाइड में। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वीडियो के हर चीज़ का जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, सीधे आपको बहुत ही सिंपल है कोर्स, कोई भी आपको खरीदना है तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस उसका। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सारी जानकारी एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, कुछ और स्लाइड में आपको दिखाता हूँ जो आपके काम की हो सकती है। ठीक है, जो भी आपको ये काम की चीज़ें हैं, जिससे आपको टेस्ट लेना है या जो है फ्रेश कोर्स लेना है या आपको नया बैच ज्वाइन करना है, तो उसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप लेकर के अच्छे से रीड कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये कुछ और चीज़ें हैं। यदि आप लोन लेना चाहते हैं यूपीएससी तैयारी के लिए तो उसका भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। नो प्रोसेसिंग फीस, कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लिया जा रहा है, 0 इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है। अप्रूवल इन 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे में आपको लोन मिल जाएगा। नो हिडन चार्जेस, कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा जो छुपा हो आपको दिख ना रहा हो। मिनिमम पेपर वर्क भी ज़्यादा नहीं है और फ्लेक्सिबल टेन्योर है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली आपको लोन मिल रहा है यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो आप इसको भी देख सकते हैं, जो है अपने लिए परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा इस वेबसाइट पर, जहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बुक्स यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए सारे प्लान हैं। यूपीएससी सीएससी अनलिमिटेड सरप्राइज अब जो है 20 बुक आपको मिल रहे हैं, जो कि एकदम हिंदी में। ठीक है, यूपीएससी कॉन्वर्ट का जो है ये आप देख सकते हैं कि जो इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे टेस्ट में उनको मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन, और ये पूरा डिटेल उसका लिखा हुआ, आप इसको यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बात है अपनी क्लास पर और देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पिछले वाली क्लास में हमने बात किया था अनुच्छेद 15 तक। अब हम उससे आगे समझेंगे। ठीक है, इस क्लास में उससे आगे हम बात करेंगे और देखेंगे कि अनुच्छेद 15 में क्या है आपके लिए। ठीक है, सॉरी, अनुच्छेद 16 में आपके लिए क्या है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक आपका समता का अधिकार है। ठीक है, इक्वलिटी का अधिकार है। उसमें से आपने आर्टिकल 14 और 15 को पढ़ लिया है, 16 को आप पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता को संदर्भित करता है। अच्छा, अनुच्छेद 15 और 16 में क्या अंतर है, ये क्या आप समझते हैं? अगर नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा बात उस पर भी कर लेते हैं। जो आपका अनुच्छेद 15 है वो ज़्यादा सारगर्भित है, या यूँ कह सकते हैं कि एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि वो सभी चीज़ों की बात करता है, समानता हर जगह पर की जाएगी। और जो 16 है ये केवल नियोजन के बारे में, यानी कि सरकारी नौकरी और विश्वविद्यालयों या विद्यालयों में आपके एडमिशन को लेकर के, यानी कि कुल मिलाकर के जो बात 16 है वो किसके लिए? नियोजन के लिए। यहाँ पर समता की बात की जा रही है। लेकिन जो आर्टिकल 15 है वो हर तरह से समानता की बात करता है, तो उसका जो क्षेत्र है वो ज़्यादा व्यापक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है। पहला जो खंड है अनुच्छेद 16 का, इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यानी कि जितने भी नागरिक भारत के हैं सबको अवसर की समानता मिलेगी। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 15 और 16 केवल नागरिकों के लिए हैं, ये किसी विदेशी के लिए नहीं। तो जो पहला खंड है वो क्या कहता है
कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कब? नियोजन के अवसर पर। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 16 का खंड 1 कहता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप अनुच्छेद 16(2) क्या कहता है। इसके अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या उद्भव, जन्म स्थान या निवास, इसमें से किसी भी आधार पर ना तो नागरिक अपात्र होगा और ना ही उसके साथ विभेद किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हुए चीजें, इसमें कई सारे बाद में संशोधन किए गए जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात सिर्फ उस पर कर रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर आप आगे देखेंगे कि अधिवास और निवास के आधार पर आरक्षण का अर्थ भेदभाव होगा, क्योंकि मात्र न्यूनतम प्रस्थान भी एक मेधावी उम्मीदवार को उसके मौलिक अधिकार से वंचित करता है। तो यदि आप किसी को निवास के आधार पर वर्गीकृत करके उसे बाहर कर देते हैं तो ये मौलिक अधिकार का हनन हुआ। ठीक है, मौलिक अधिकार का क्या होगा? हनन होगा। आगे देखते हैं, इस तरह की संकीर्णता क्षेत्रीयता को प्रोत्साहित करती है और राष्ट्र की एकता के लिए ये खतरा है। ठीक है, मान लीजिए कि हर प्रदेश कहे कि नहीं हम अपने लिए ही नौकरियां रखेंगे, यानी कि अपने प्रदेश के लोगों की नौकरियां रखेंगे, तो इससे क्या होगा? फिर क्या संबंध रह जाएगा उत्तर प्रदेश का हिमाचल के साथ? क्या संबंध होगा उत्तर प्रदेश का उड़ीसा के साथ? क्या संबंध होगा बिहार का केरल के साथ? यदि ये हो जाएगा कि स्टेट के बाहर का कोई व्यक्ति ना तो वहाँ नौकरी कर सकता है, ना किसी नियोजन में शामिल हो सकता है, तो ये किसके लिए खतरा होगा? ये राष्ट्र की एकता के लिए खतरा होगा। इसीलिए ऐसा प्रयोजन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को निवास के आधार पर वर्गीकृत करके अलग नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि आगे जो पॉइंट्स में लिखे हुए वो क्या है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित करने का मतलब कि रोकेगी नहीं जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा विहित करती है। यानी कि यदि कोई विशेष परिस्थिति में कोई राज्य ऐसा प्रावधान करता है अपने जो है कुछ नौकरियों में, तो ये उसके लिए रोकेगा नहीं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार किसका होगा? संसद का होगा। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ पर जो है ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। आपने अनुच्छेद 16 के खंड 1 में पढ़ा कि राज्य के किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो किसी भी जाति का हो, लिंग का हो। अब लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है कि यह अनुच्छेद किसी भी प्रकार से संसद को नहीं रोकेगी यदि वह किसी विशेष रूप से पिछड़े हुए समाज के लिए, जाति के लिए कोई उपबंध करती है और उसे आरक्षण देती है। जो SC ST OBC को आरक्षण मिलता है उसको यहीं से वैधता प्रदान की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे अनुच्छेद 4 का जोड़ा गया। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में किसी वर्ग या वर्गों के पद पर परिमाणिक ज्येष्ठता सहित प्रोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। मामला ये है कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, OBC को 27% आरक्षण दिया गया, उसके बाद में उस आरक्षण पर विवाद पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की एक बेंच बैठी, जिसको आप इंदिरा साहनी के केस के रूप में जानते हैं। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, बहुमत से माना, कि जो आरक्षण 27% OBC को दिया गया है
मंडल कमीशन को लागू करके वह गैर संवैधानिक नहीं है या असंवैधानिक नहीं है, वो न्यायोचित है। इसी के साथ साथ एक और फैसला दिया गया कि आरक्षण जो है वो केवल नियुक्ति में होगा, पदोन्नति में नहीं होगा। लेकिन 1995 तक इसको बहाल रखा गया। अब 1995 आने से पूर्व उसको जरूरत थी कि अगर मेंटेन रखना है तो संविधान संशोधन करना पड़ेगा, और इसीलिए सन 2000 में संविधान संशोधन करके बैक डेट से यह लागू किया गया कि आरक्षण में प्रोन्नति होगी और 4 का को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जो है आगे यह भी प्रावधान बाद में किया गया कि जो है किसी भी प्रकार से जब कोई जो है प्रमोट होकर जाता है तो उसको वरिष्ठता का भी फायदा मिलना चाहिए, यह भी संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, तो इंदिरा साहनी का जो केस है वो आरक्षण के मामले में एक माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि उसी ने ये फैसला दिया कि आरक्षण 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। थोड़ा सा बात करते हैं आरक्षण पर, जो भारत में आरक्षण की व्यवस्था रही है वो क्या है, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। क्योंकि जब आप अनुच्छेद 16 पढ़ते हैं तो वहाँ पर आरक्षण की बात ज़्यादा होती है। भारत की सदियों पुरानी जाति व्यवस्था और छुआछूत जैसी कुप्रथाएं देश में आरक्षण व्यवस्था की उत्पत्ति के प्रमुख कारण रहे। ठीक है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि कुछ वर्ष पूर्व, यानी कि हजारों वर्ष पूर्व, भारत में जात आधारित लोगों के साथ भेदभाव होते थे, उनको वो सम्मान नहीं मिलता था जो कुछ तथाकथित कुछ जातियों को मिलता था। ठीक है, इन वर्गों की उनकी जातिगत पहचान के कारण ऐतिहासिक रूप से अन्यायों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में जब जाति के आधार पर वर्गीकरण की बात होती है तो ज्योतिराव फूले और विलियम हंटर ने जो है इसकी शुरुआत की, लेकिन जो है इसका मजबूती से पालन हुआ रैमजे मैकडोनाल्ड के टाइम पर, जब प्रधानमंत्री था ब्रिटिश का। ठीक है, 1933 के आसपास में। और आज़ादी के पश्चात शुरुआत के दौरान एससी और एसटी समुदाय के संबंधित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, किंतु वर्ष 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण की सीमा में शामिल कर दिया गया। ठीक है, ये है इंदिरा साहनी का केस। ठीक है, जिसने जो है इस पर रोक लगाया था कि आरक्षण पदोन्नति में नहीं हुआ। उसके बाद में संसद ने संशोधन करके इसको जो है पदोन्नति में आरक्षण जोड़ा। फिर 25वां संविधान संशोधन होता है जिसके द्वारा वरिष्ठता को भी मेंटेन रखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आरक्षण को लेकर के और अनुच्छेद 16 को लेकर के। ठीक है, तो इसमें जो संशोधन है वो 77वां है, 25वां है। ठीक है, ये सारे संशोधन इससे रिलेटेड हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे अनुच्छेद 17 की अस्पृश्यता का अंत और उससे संबंधित जो संसद ने नियम बनाए हैं वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।